हेलो दोस्तों, मैं हूं अजय नागरे। आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है प्राकृतिक वन और वनस्पति। हम यह जानते हैं कि प्राकृतिक वनस्पति और प्राकृतिक वन के रूप में हमारा भारत पहले से ही बहुत धनी देश था, लेकिन वनों की बढ़ती हुई कटौती में देखते हुए भारत में वनों की संख्या में काफ़ी गिरावट है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि भारत में कौन कौन से प्रकार के वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। भारत को पहले तो अगर हम देखें तो इसकी परिभाषा के हिसाब से कि इसमें कौन कौन सी परिभाषाएं बन सकती है कि प्राकृतिक वन और वनस्पति भारत में किन किन हिसाब से परिभाषा इनकी बन सकती है। अगर एग्ज़ाम में पूछे तो भारत जो भी पेड़ पौधे जो प्रकृति द्वारा उत्पन्न होते हैं, यानी कि उनके जीवन में प्रकृति द्वारा जितना परिवर्तन होता है वो प्रकृति द्वारा होता है, इसमें मानव का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता। ठीक है, यह प्रकृति द्वारा एक अपने जीवन शैली प्रदर्शित करते हैं और ये एक बड़े पैमाने पे समूह बना के जो पेड़ पौधे उग जाते हैं उनको हम बोलते हैं प्राकृतिक वन। और एक प्रकार के होते हैं जिनमें मानव के हस्तक्षेप होते हैं। ठीक है, जिसमें मानव द्वारा एक समूह में या फिर एक ऐसे निश्चित स्थान पे हस्तक्षेप करके एक वन तैयार किया जाता है, जिसको मानवीय वन बोलते हैं। हम इसके बाद में इन दोनों के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। अभी तो पहले प्राकृतिक वन के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो हमने कुछ क्षेत्र ऐसे डिफाइन कर दिए हैं क्योंकि हम हमेशा से मैप से पढ़ते आ रहे हैं, जिससे कि हमें थोड़े अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने कुछ क्षेत्र स्थापित कर दिए और इन क्षेत्रों को हमने बांट दिए है वनों के हिसाब से। ठीक है, अब हम मुख्य रूप से 5 प्रकार के वन पढ़ेंगे। ठीक है, सदाबहार वन, पर्णपाती वन, पर्वतीय वन, मरुस्थलीय वन और मैंग्रोव वन। ठीक है, भारत में हमने वनों को कितने 5 भागों में बांटा हुआ है। ठीक है, अब इनकी जगहों के देख लेते हैं। ये जो एरिया है हिमालय का, ये हिमालय के एरिया में जितना भी ये दिख रहा है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का कुछ भाग, सिक्किम का भाग और अरुणाचल प्रदेश का भाग, तो ये भाग कहीं में आएगा पर्वतीय वन में। ठीक है, फिर ये राजस्थान में, जैसे राजस्थान और गुजरात के और पंजाब के कुछ हिस्सों में ये है मरुस्थलीय वन। उसके बाद में हम देखते हैं ये जैसे डॉट डॉट वाले लगाए हुए हैं, जो क्रॉस किए हुए जितने भी ये हैं राज्य, ये किस श्रेणी में आते हैं? सदाबहार वन, क्योंकि इधर अरब सागर से और इधर बंगाल की खाड़ी से, ठीक है, जो वर्षा जाती है भारत में, तो इसमें यानी मुख्य रूप से अगर हम देखें तो वर्षा इन क्षेत्रों में जाएगी अरब सागर से, और अगर हम इधर देखें तो इधर बंगाल की खाड़ी से वर्षा जाएगी। ठीक है, तो ये वाले वन कौन से हैं? सदाबहार वन, जो कि समय के हिसाब से जिसमें बहुत यानी प्रजाति के अलग अलग पेड़ पौधे रहते हैं, जो अपने पत्ते झाड़ते हुए वापस एक दूसरे पत्ते यानी दूसरे प्रकार के पेड़ के पत्ते लग जाते हैं, फिर तीसरे प्रकार के पेड़ के पत्ते झाड़ देते हैं। तो इनका क्रम ऐसा चलता रहता है और इनमें हमें कभी भी पता नहीं चलता है कि पूरे वन कब झड़ गए, और ये हमेशा हरे भरे दिखते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं सदाबहार वन। ठीक है, अब हम इनकी अंदर से पूरी चर्चा कर लेते हैं। पहले हम देखते हैं सदाबहार वन के बारे में। सदाबहार वन, इसको क्या बोलते हैं? एवर ग्रीन भी बोलते हैं। ठीक है, ये अरब सागर और पश्चिम बंगाल से जो मानसून उठते हैं, ये मानसून से होते हुए जाते हैं। इधर हमने अगले वीडियो में देखा था कि भारत का जो पूर्वी हिस्सा है, ये पूर्वी और ये पश्चिमी हिस्सा, ठीक है,
तो भारत का जो पश्चिमी हिस्सा है ये उठा हुआ है और पूर्वी हिस्सा थोड़ा दबा हुआ है, ठीक है। इसीलिए जो नदियाँ हैं वो सभी मैक्सिमम नदियाँ पूर्व की ओर बहती है और बहुत कुछ ही नदियाँ हैं जो कि यानी कि मध्य भारत की ये जो कुछ नदी है वही सिर्फ पश्चिम की ओर बहती है, क्योंकि इसका पूर्वी हिस्सा उठा हुआ है, उभरा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे जो मानसून जाती है तो ये टकरा के सबसे ज़्यादा वर्षा इधर ही करती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा यानी कि 12 महीने पौधे हरे रहते हैं। इसमें वो प्रकार के पौधे आते हैं जो कि 12 महीने हरे रहते हैं। ये पत्ते झाड़ते भी हैं कुछ टाइप के पौधे, लेकिन कुछ टाइप के पत्ते उस टाइम पे उनके उग जाते हैं, फिर बाकी के बचे हुए झाड़ देते हैं। तो ये हमेशा इनका क्रम चलता रहता है, क्योंकि इनका एक पर्टिकुलर समय नहीं आता कि ये उसी समय में सब पूरा वन यानी पत्ते झाड़ देंगे, ठीक है। ये हमेशा चलता रहता है क्रम, लेकिन ये हमेशा है ना ग्रीन दिखते रहते हैं, यानी कि हमेशा हरे भरे दिखते रहते हैं पूरे के पूरे वन, ये वाले और ये वाले। तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, सदाबहार वन, ठीक है। और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आते हैं ये, इनमें हमेशा 200 डिग्री सेल्सियस यानी कि 200 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा इस क्षेत्रों में होती है, क्योंकि यहीं से मानसून उठ के जाता है, भारत के अंदर प्रवेश करता है यहीं से मानसून, ठीक है। तो इसी के क्रम में अगर हम देखें तो इधर जो अंडमान निकोबार का जो हिस्सा है, तो यहाँ पे भी मानसून जो रहेगी वो भी अधिक रहेगी, यानी कि 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। यहाँ पर भी 200 सेंटीमीटर से अधिक। यहाँ पे हमने एक चोटी देखी थी गोरखा जयंतिया, ठीक है, जो कि इधर से जो पूर्वोत्तर भारत से जो हम मानसून का चैप्टर पढ़ेंगे उसमें अच्छे से समझ लेंगे कि मानसून किस टाइप से होती है और किधर जाती है, ठीक है। तो इधर से वर्षा होने के कारण यहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और यहाँ पे भी 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। इन भी जो भी ये क्षेत्र है, ठीक है, ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ठीक है। भारत में अपन पता है कि भारत में कौन से वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। लेकिन इन क्षेत्रों में यानी कि हमेशा 12 महीने में हमेशा हरे भरे रहते, इसी कारण इसका नाम उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के रूप में हम जानते हैं, ठीक है। ये वर्ष भर हरे भरे रहते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में एक और बात कि जो यानी कि जो भारत में सबसे बड़े यानी कि ऊंचे और बड़े वन यानी कि लंबाई में, चौड़ाई में और ऊंचाई में अधिक ऊंचाई वाले जो वन पाए जाते हैं वो कहाँ पे रहेंगे, इन वाले क्षेत्रों में, ठीक है। एग्जाम्पल अगर इसके हम देखें तो एग्जाम्पल आता है महोगनी, रोडवुड, बांस, रबर आदि वन, ये इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं अगले टाइप से, ठीक है, ये तो हो गए सदाबहार वन। अब आते हैं पर्णपाती वन पे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं किसकी, पर्णपाती वन की। तो पर्णपाती वन मुख्यतः 2 टाइप से पाए जाते हैं, ठीक है। पहले तो हम ये देखते हैं कि पर्णपाती वन होते क्या हैं। ठीक है, पर्णपाती वन होते क्या है। पर्णपाती वन वो वन होते हैं जो कि साल में एक बार इनका ऐसा आता है जिनमें यह अपने पूरे वन के पत्ते झाड़ देते हैं, ठीक है, जो कि बारिश से पहले ये अपने पत्ते झाड़ देते हैं, उनको क्या बोलते हैं, पर्णपाती वन, ठीक है। समझ में आया। सदाबहार वन में वो रहता है कि ये
एक साथ कभी पूरा वन अपने पत्ते नहीं झाड़ता। पर्णपाती वन में क्या होता है कि वर्ष में एक बार ऐसा आता है जब पूरा वन अपने पत्ते झाड़ देता है, उसको क्या बोलते हैं? पर्णपाती वन। ठीक है, ये 2 टाइप के होते हैं। पर्णपाती वन कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। कौन सा है? एक तो आर्द्र पर्णपाती वन और दूसरे किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? शुष्क पर्णपाती वन। ठीक है, हमारे भारत देश में कौन कौन से वन पाए जाते हैं? आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन। ठीक है, आर्द्र पर्णपाती वन में कौन कौन से आते हैं? 120 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र, जिनमें वन उत्पन्न होते हैं 120 से 200 मीटर वर्षा वाले क्षेत्र में, उनको बोलते हैं आर्द्र पर्णपाती वन। और जो 70 से 120 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में जो उत्पन्न वन होते हैं, उनको बोलते हैं शुष्क पर्णपाती वन। आप यहाँ मैप में देख सकते हैं कि जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये तो पंजाब का कुछ हिस्सा से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ वगैरह से लेकर तमिलनाडु तक, ये पूरा हिस्सा यानी कि किस में पाया जाता है? जो पर्णपाती वन है उसमें। तो अगर क्वेश्चन ऐसा पूछ ले भारत में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं पर्णपाती वन। ठीक है, तो जो भारत में बृहद क्षेत्र है, तो एक पॉइंट हमको मिल जाता है। भारत में बृहद क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, और दूसरा कि जो भी भारत में जो अनमोल लकड़ी यानी कि जो काफ़ी पैसे में बिकती है और महंगी लकड़ियाँ हैं, और जो कुछ स्थानीय लकड़ियाँ हैं, वो इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो हम उसके एग्जाम्पल लिख लेते हैं। कौन कौन से? इमारती लकड़ी, जो इमारती लकड़ी है वो, फिर आम, सागवान, इमारती लकड़ी आम, सागवान, फिर और शीशम, ये आदि लकड़ियाँ इन क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ठीक है, ये क्षेत्र आपने अच्छे से देख लिए। ये वाले क्षेत्र, ये यहाँ से लगा के ये वाले क्षेत्र में कुछ इसका मरुस्थलीय क्षेत्र भी है जो यहाँ पे हमने दिखा गया है। इसके साथ में यहाँ छोटा सा क्षेत्र है, तो इसमें हम चर्चा करते हैं। ठीक है, अब अगले हम बात करते हैं पर्वतीय वन की। ठीक है, अब पर्वतीय वन आप वीडियो में देख सकते हैं कि जो हिमालय के ये वाली जितने भी क्षेत्र आता है, जो पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ पे कौन कौन से प्रकार के वन पाए जाते हैं? पर्वतीय वन पाए जाते हैं। ठीक है, इनको शंकुधारी वन भी कहते हैं, या फिर इनको शंकुधारी वन भी कहते हैं। शंकुधारी वन, ये वाले एरिया और ये वाले एरिया के। ठीक है, इसमें समझने वाली बात ये कि ये जो जितने भी वन हैं, ये किस तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं। एक तो तापमान, दूसरा ऊंचाई। ठीक है, वनस्पति या फिर पेड़ पौधे अपने जीवन में इनके अनुकूलन की मुख्य भूमिका कौन निभाते हैं? एक तो तापमान और दूसरा ऊंचाई। तो ये यहाँ पे इसका तापमान भी कम होता है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई भी ज़्यादा है, इसलिए यहाँ इनके अनुकूल सिद्धांत के आधारित यहाँ पर अनुकूल सिद्धांत के आधारित मतलब कि ये उनके एक अनुकूल क्षेत्र में होने से इनमें एक विशेष प्रकार की
एक अपनी अनुकूलनशीलता पाई जाती है, जिससे ये तिकोना और शंकुरूपी पेड़ यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, ये इस प्रकार के क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि यहाँ पे जितनी भी जो बर्फबारी होती है तो वो इनके पत्तों से नीचे झड़ जाए। ठीक है, इस कारण यहाँ अनुकूलनता के सिद्धांत के अनुसार यहाँ पे ये फलन फूलने हेतु अनुकूलन पेड़ पाए जाते हैं, जो कि शंकुरूप होते हैं और इनकी पत्तियाँ और ये पेड़ ये तिकोने इसलिए होते हैं क्योंकि ये बर्फ़ को नीचे धंसा सके, यानी कि इस पे से होकर नीचे फिसल जाए बर्फ़। ठीक है, एग्जाम्पल अगर इसके देखें तो हम कौन कौन सा देख सकते हैं? एक तो चीड़, सिकोया, स्प्रूस, सिल्कफल आदि। ठीक है, ये वाले एरिया जैसे अरुणाचल प्रदेश का एरिया है, सिक्किम का एरिया है और हिमाचल प्रदेश का, यानी कि जहाँ जहाँ फैला हुआ वहाँ वहाँ ये पर्वतीय वन पाए जाते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं एक मरुस्थलीय आता है वन, ये मरुस्थलीय वन है। मरुस्थलीय वन हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि तापमान और ऊंचाई पर सारे वन और पेड़ पौधे का डायरेक्ट कनेक्शन रहता है। अगर पूछ ले कि पेड़ पौधे और वन की ऊंचाई निर्माण में सबसे ज़्यादा यानी कि फ़र्क किससे पड़ता है, तो वो पड़ता है तापमान और ऊंचाई से। ठीक है, अब हम पढ़ रहे थे मरुस्थलीय वन। यहाँ पे भी एक इससे पहले पढ़ने से पहले पर्वतीय वन की एक और ख़ास बात जान लें, जो कि यहाँ पे तो थोड़ी थोड़ी मिट्टी रहती है, इसलिए तो शंकुधारी वन पाए जाते हैं। तो ये तो मिल गया, शंकुधारी वन की बात हो गई। लेकिन जो 0 डिग्री सेल्सियस, जैसे कि यहाँ हिमालय के ऊपर, यहाँ तो सिर्फ बर्फ़ ही रहती है। ठीक है, तो बर्फ़ में जो 0 डिग्री सेल्सियस पे भी कुछ ऐसे पौधे पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी वन होते हैं, वन नहीं होते यानी कि पूरे विस्तार क्षेत्र में वन नहीं होते, कुछ घासनुमा पौधे पाए जाते हैं, घासनुमा पौधे पाए जाते हैं। ठीक है, जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे भी घासनुमा कुछ पौधे पाए जाते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? टुंडन क्षेत्र, वन क्षेत्र। ठीक है, जो 0 डिग्री सेल्सियस में जो पौधे अपने आप को उगाते हैं, तो 0 डिग्री सेल्सियस के उस क्षेत्र में जो पौधे जहाँ होंगे उनको कौन सा क्षेत्र बोलते हैं? टुंडन क्षेत्र। ठीक है, और यहाँ पे कौन कौन से पाए जाते हैं? एग्जाम्पल आप लिख लें तो ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। मांस, क्या आपने मांस के बारे में पढ़ा होगा? लाइकेन, इस प्रकार के पौधे कहाँ पर आए जाते हैं? 0 डिग्री सेल्सियस के भी जीवित रह सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बात कर रहे थे मरुस्थलीय वन की। मरुस्थल में भी एक यानी कि जो भी वन रहते हैं, इनकी पत्तियाँ छोटी मतलब छोटी पत्तियाँ होती है, लेकिन इनकी जड़ लंबी रहती है। ठीक है, इसकी विशेषता क्या है मरुस्थलीय पौधे की? इनकी पत्तियाँ छोटी होती है लेकिन इनकी जड़ लंबी होती है। ठीक है, इनकी पत्तियाँ छोटे होने का कारण और इनकी जड़ लंबी होने का कारण क्या है? ये जल का संरक्षण करती है। आपने मरुस्थल में देखा होगा कि जो कांटे वाले पौधे रहते हैं वो सारे मरुस्थलीय पौधे ही होते हैं। ठीक है, जिसमें राजस्थान, पंजाब और गुजरात का और मध्य प्रदेश का, हरियाणा का कुछ हिस्सा, ये सब इसके ही अंदर में आता है। इसमें क्या रहता है? जो कांटे रहते हैं, यहाँ के जो पेड़ पौधे रहते हैं, ये इनकी छोटी पत्तियाँ होती है, तो ये क्या काम करती है? जल संरक्षण का। ये जल को क्या करती है? अपने अंदर संरक्षण करती है। ठीक है, और ये भोजन बनाने के लिए पत्ती का ना करते हुए, यानी कि पत्ती का भी उपयोग करती है, लेकिन मुख्य रूप से किसका उपयोग करती है? भोजन बनाने के लिए इन पे कांटे होते हैं, उन कांटों का उपयोग करते हैं ये भोजन बनाने में।
क्योंकि जो पत्तियों की अपेक्षा यानी कि पत्तियों में जो ज़्यादा जल लगता है कांटों में कम लगता है, और पत्तियाँ क्या कर लेती, जल को संरक्षण कर लेती। इस वजह से यहाँ पे इन क्षेत्रों में जो भी पेड़ पौधे पाए जाते हैं उनमें रहते हैं कांटे। ठीक है, इससे अगर हम एग्जाम्पल देखें तो कौन कौन से एग्जाम्पल, नागफनी, बबूल, खजूर, बेर, ईटीसी आदि, यानी कि इनमें इस प्रकार के वन में पेड़ पौधे पाए जाते हैं। ठीक है, ये हमने मरुस्थलीय वन को भी अच्छे से समझ लिया। फिर आगे हमने बात की थी कौन सी, एक और तरीके का वन रहता है, कौन सा, मैंग्रोव वन। ये डेल्टा क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, जो कि हम अब यहाँ पे बात करते हैं, जो डेल्टा क्षेत्र, जो नदियाँ अपने साथ पानी बहा कर लाती है और जो समुद्र गिरने से पहले जो डेल्टा क्षेत्र बनाती है, ठीक है, उनके मुहाने पर ये वन पाए जाते हैं। तो पूर्वोत्तर भारत के भी कुछ क्षेत्रों में, यानी कि जहाँ पे नदियाँ अपना पानी छोड़ती है और जहाँ पे भी नदियाँ डेल्टा बनाती है, उन क्षेत्रों में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। लेकिन हमने पढ़ा है कि सबसे बड़ा डेल्टा कौन बनाता है, सुंदरवन। ठीक है, सबसे बड़ा डेल्टा क्षेत्र कौन सा है, सुंदरवन, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो ये सबसे बड़ा डेल्टा क्षेत्र यहाँ बनाएगा। तो ये कौन सा वन हो जाएगा, मैंग्रोव वन। ठीक है, लेकिन हमने मैंग्रोव वन की एक विशेषता है कि यहाँ पे झाड़ीदार पौधे पाए जाते हैं, पेड़ पौधे मतलब झाड़ीदार पाए जाते हैं, जो कि झाड़ीदार पेड़ पौधे यहाँ पे पाए जाते हैं। और जो सुंदरवन, यहाँ पश्चिम बंगाल के सुंदरवन हमने जो डेल्टा पढ़ा था, वो सुंदरवन उसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि वहाँ एक विशेष प्रकार का यहाँ पर एक विशेष प्रकार का एक पौधा यानी वनस्पति पाई जाती है जिसका नाम है सुंदर। ठीक, सुंदरी नाम, सुंदरी, एक विशेष प्रकार के पौधे की प्रजाति पाई जाती है जिसका नाम है सुंदरी। इसके ही ऊपर यहाँ पे इसका नाम क्या पड़ गया, सुंदरवन। तो अभी हमने देखा कि जो पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा जो वन है जो डेल्टा बनाने वाला है, ठीक है, पश्चिम बंगाल में जो कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा बनाने वाला नदी, ये जो वन है वो कौन सा है, सुंदरवन वन। ठीक है, यहाँ झाड़ीदार पौधे रहते हैं, यानी कि जो हमेशा ऐसे एक दूसरे से गुते हुए या फिर लिपटे हुए रहते हैं। तो सबसे अगर पूछे कि झाड़ीदार जो वन पाया जाता है, अगर सबसे ज़्यादा झाड़ीदार वन, तो वो पाया जाता है सुंदरवन में। सुंदरवन में झाड़ीदार पौधे जो वन है उससे इसके आसपास के लोगों को काफ़ी मदद मिलती है। आपने पढ़ा होगा कि जो पिछले जो मानसून आई थी जिसमें सुनामी का पानी भारत में घुस रहा था, ठीक है, लेकिन वो सुनामी का पानी इधर से जैसे ही घुस रहा था तो यहाँ पे झाड़ीदार जो पौधे थे, जो पूरा वन है झाड़ीदार, तो इसने क्या किया कि उस सुनामी के वेग को थोड़ा कम कर दिया। ठीक है, जिस वजह से यहाँ लोगों को काफ़ी जानमाल की जो क्षति पहुँचने से काफ़ी बच गई। और अगर हम बात करें कि जो ये झाड़ीदार पौधे, तो इसमें से जो चक्रवात जाते हैं, जैसे कि ये भारत में से चक्रवात अगर इधर जाते हैं तो ये उन चक्रवात को भी शांत कर देता है। ठीक है, और ये एकदम से यानी कि अंदर जो स्थलीय क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उन पे चक्रवात का उतना असर नहीं होता। ठीक है, इसलिए जो झाड़ीदार पौधे हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से माना गया है कि सुंदरवन के झाड़ीदार पौधे, अगर पूछ ले ऐसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में कि भारत में सुनामी से बचने के लिए जो पौधे थे या फिर जो क्षेत्र था वो कौन सा क्षेत्र था, तो वो था पश्चिम बंगाल, और किस वन से बचे थे या फिर किस कारण से बचे थे, तो वो आएगा कि जो झाड़ीदार यहाँ की वनस्पति है, जहाँ का वन है, क्योंकि ये सबसे बड़ा झाड़ीदार वन है सुंदरवन वन, तो इसमें से क्वेश्चन बैठ जाएंगे आपके, इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अब अगर हम बात करें कि भारत सरकार द्वारा इन वनों के सुरक्षा संरक्षण वगैरह के लिए क्या क्या किया गया है, तो चलो हम एक थोड़ी सी अलग से एक चर्चा कर लेते हैं। ठीक है,
हम इसकी एक चर्चा कर लेते हैं, जो कि भारत सरकार ने वनों को, भारत सरकार के बारे में, भारत सरकार ने वनों के संरक्षण और संचरण के लिए 2 तरीके अपनाए। कौन सा है? एक संरक्षित वन और एक संचित वन। इन दोनों वनों में डिफरेंस क्या है? बहुत स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज रहते हैं, तो इसको आज हम डिफाइन कर लेते हैं कि एक होता है आरक्षित वन और दूसरा टाइप होता है संरक्षित वन। तो आरक्षित वन कौन से होते हैं और संरक्षित वन कौन से होते हैं? ठीक है, अगर आरक्षित वन की बात करें तो यह पूर्ण रूप से सरकार के कंट्रोल में रहता है। ठीक है, आरक्षित वन में पूर्ण रूप से सरकार के कंट्रोल में रहता है और उसमें मानव के हस्तक्षेप नहीं रहते, कि मानव द्वारा कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया जाता। इसमें मानव का पूर्णतः जाना आना बंद रहता है इन क्षेत्रों में। लेकिन अगर संरक्षित वन की बात करें तो मानव इसमें भी पूर्ण रूप से सरकार का कंट्रोल रहता है। लेकिन जो स्थानीय निवासी वाले क्षेत्र है, जो क्षेत्र है उस क्षेत्रों के लोग आ या जा सकते हैं, वो भी और अपने जो ज़रूरत के सामान हैं वो ला सकते हैं, और लेकिन वहाँ पे बिना क्षति पहुँचाए। ठीक है, पेड़ पौधों को बिना क्षति पहुँचाए। और यहाँ से पे कुछ यानी कि लकड़ी वगैरह जलाने के लिए या फिर इमारती लकड़ी अगर जो सरकार अगर बोले तो उसमें से ला सकते हैं। ठीक है, अब हम अगर बात करें कि भारत में सर्वाधिक वन, कुछ ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इनको हम डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें से हमारे कोई भी क्वेश्चन इसमें से छूटने की कोई भी चांस ना रहे। भारत में सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? भारत में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में, जो कि मध्य भारत का एक राज्य है। कौन सा? मध्य प्रदेश। इसमें सर्वाधिक वन 77,414 किलोमीटर वर्ग में फैला हुआ है। 77,414 किलोमीटर वर्ग में फैला हुआ है। ठीक है, और अगर हम ऐसा पूछ लें कि भारत में सबसे प्रतिशत वाला, भारत में सर्वाधिक प्रतिशत वन ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में सर्वाधिक प्रतिशत वन में कौन पाया जाता है? तो वो है मिजोरम। मिजोरम राज्य में पाए जाते हैं 86% वन। ठीक है, अगर भारत में अगर ये पूछ ले कि कौन से केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश जिसमें सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। ठीक है, भारत में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें सर्वाधिक वन है? तो सर्वाधिक वन है अंडमान और निकोबार में। ठीक है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। और अगर पूछ ले कि कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें प्रतिशतता के हिसाब से सर्वाधिक वन पाए जाते हैं, तो प्रतिशत में केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप जिसमें सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। अगर हम इससे कुछ हट के अगर पूछे कि भारत में यानी कि वन के संरक्षण तो किया गया है, ठीक है, इन प्रकार से, लेकिन इसको लागू और इसकी नीति कब अपनाई, तो हम उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि भारत में वन संरक्षण के लिए कौन सी नीति अपनाई। ठीक है, तो भारत में वन संरक्षण के लिए वन नीति अपनाई। ठीक है, भारत में वन संरक्षण के लिए वन नीति अपनाई। ये कब अपनाई? 1988 में। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था कि 33% की लक्ष्य प्राप्ति
मतलब कि भारत में 33% वन होना चाहिए। फ़िलहाल अगर हम बात करें कि 2017 के जो वन रिपोर्ट आई थी, इसमें भारत में वन कितने पाए गए थे? 2017 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में मात्र 24.39% वन पाए गए थे। ठीक है, भारत में अगर पूछे तो 24.39% ही वन पाए गए थे। ठीक है, अब हमने इतना पढ़ने के बाद में जो भारत के क्वेश्चन है, जिसमें से प्राकृतिक वन और वनस्पति में से जो क्वेश्चन आने की संभावना है वो काफ़ी बढ़ जाती है कि इसमें से ही क्वेश्चन बैठ जाएंगे। इसमें से अधिक हमने क्वेश्चन को लिया है और हमने कोई सा भी ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी है जिसमें से कि क्वेश्चन बाहर जाए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, और अगर कोई आपको चीज़ लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, जय हिंद, जय भारत।